हेलो गाइज, ये जो वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसके हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। चार ऑप्शन है आपके सामने: जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है। विनोबा भावे यह प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे, याद रखिएगा। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। दूसरे नेहरू थे। जयप्रकाश नारायण की बात हम करें तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट लीडर थे। और ये 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, हजारीबाग जेल में इनको कैद करके रखा गया था, जहां से फरार होकर के भाग गए थे। और राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन लोगों ने किया था। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण दोनों सोशलिस्ट विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के थे। और आज जो बिहार या यूपी में आप जो रीजनल पार्टी देख रहे हैं, इनके पीछे इन्हीं लोग का के हाथ था। और इन्हीं लोगों के जो आंदोलन था, उसी के पीछे पीछे बाकी जो नेता लोग चल रहे थे, जो आज यूपी और बिहार में एक बड़े महत्वपूर्ण पार्टी बनकर उभरे हैं। महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं। महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। और फादर ऑफ द नेशन इनको कौन कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस इन्हें कहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? प्रिंस ऑफ पेट्रियोट्स, माने कि देशभक्तों का राजकुमार कहा गया है। महात्मा गांधी के बारे में जानिए। इन्होंने 6 महत्वपूर्ण आंदोलन किया है। 3 आंदोलन किया है क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर। कौन कौन? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। और ये अगर आप देखें कि 3 इनके राष्ट्रीय स्तर पर है। एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और दूसरा है सिविल अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस। और तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते ही सब गिरफ्तार हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आंदोलन था वो किसी के द्वारा हैंडल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि सारे हैंडल करने वाले, सारे जो प्रमुख नेता थे, वो तो जेल में चले गए थे। महात्मा गांधी के विचारधारा के बारे में हम जानते हैं। इनका विचारधारा क्या है? इनका विचारधारा एक तो सत्याग्रह, दूसरा इनका है अहिंसा। अहिंसा। उसके बाद इनका क्या है? ये है जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे, लेकिन प्रोफेशन के आधार पर। प्रोफेशन के आधार पर, और मानते थे कि भारत में जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसकी रीढ़ जो है वो भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था है। दूसरा, यह धर्म को मानते थे व्यक्तिगत स्तर पर। राजनीति और सार्वजनिक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे। परंतु इन्होंने धर्म के सकारात्मक चीजों को अपनाने में बल दिया था, और हमेशा इन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की थी, याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संस्था की स्थापना की थी। तो हरिजन शब्द से अगर आएगा तो आप महात्मा गांधी लगाइएगा। और दलित शब्द से संस्था का अगर आएगा तो आप बी आर अम्बेडकर लगाएंगे। याद रखिए क्वेश्चन में इस तरीके से। इसके अलावा देखिए कि महात्मा गांधी गए थे। 3 राउंड टेबल मीटिंग हुई थी, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा, तो सिर्फ दूसरा में कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में महात्मा गांधी गए थे। और राजपूताना जहाज से गए थे, जहां उन्हें खूब बेइज्जती किया गया था। इसी से नाराज होकर के आए थे, और आकर के अपना सिविल डिसोबीडियंस जो उनका था, वो मूवमेंट को फिर से शुरू कर दिए थे। पहले भी किए थे, लेकिन इनका इरविन के साथ समझौता हुआ था। इरविन के साथ समझौता हुआ था, और उन्होंने कहा था कि आप आइए मीटिंग में बैठिए, आपकी बात को मानेंगे। इसके बदले आप जो है वो अपना सिविल डिसोबीडियंस बंद कीजिए। इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन जब मीटिंग में गए तो इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इनको तवज्जो नहीं दिया गया। और ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, उसको मिलने भी नहीं दिया गया इनको। तो इसीलिए आकर फिर शुरू किए थे। हालांकि दोबारा उतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि बर्बरता पूर्वक अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया था। आइए देखते हैं अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर जो होगा वो एनी बेसेंट होगा, है ना। एनी बेसेंट रहेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर के रूप में एनी बेसेंट आई थी।
और फिर यहाँ उसकी अध्यक्ष भी बन गई थी। और तो और यहाँ ये कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 1917 में अपॉइंट हुई थी। राइट। और एनी बेसेंट क्या की थी? और एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट शुरू की थी। यहाँ पे तिलक के साथ मिलकर एक काम की थी। ये हो गया। लॉर्ड डफरिन के बारे में आप जानते हैं, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था तब यहाँ का जो वाइसराय है वो यही था। मदन मोहन मालवीय के बारे में जानते हैं। मदन मोहन मालवीय, ये जो बीएचयू है, बीएचयू, तो बीएचयू जब आगे चल के बना तो मदन मोहन मालवीय ने उसको डेवलप किया था बीएचयू के रूप में, जबकि एनी बेसेंट सिर्फ सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में इसको स्टैब्लिश किया था। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू बनाने के लिए भिक्षा भी मांगा था, और भिक्षा मांग कर पैसे जुटा जुटा कर ये बीएचयू की स्थापना की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे, और खास करके विधवा महिलाओं को उठाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, विश्व इतिहास ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा? क्वेश्चन है। तो ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। एक और है उनका, और वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दो महत्वपूर्ण बुक है जो अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एक है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक तरह से इंडियन हिस्ट्री मान के चलिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंडियन हिस्ट्री की ही बुक है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंडियन हिस्ट्री की बुक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिख करके विश्व के बारे में अपनी जानकारी को दर्शाया, और दूसरी तरफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखकर इंडिया के बारे में अपनी जानकारी को दर्शाया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यूके में किस पार्टी की सरकार थी? तो देखिए, उस समय कौन था? इटली प्राइम मिनिस्टर थे, और लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला आते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी विशेषता नहीं थी, पूछ रहा है क्वेश्चन में। नहीं थी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसमें जो पहला है वो पूछ रहा है कि द्विसदनीय। द्विसदनीय में आप देखेंगे कि द्विसदनीय तो था ही, क्योंकि केंद्र को द्विसदनीय कर दिया गया था। केंद्र को इससे पहले क्या था कि 1919 में अगर आप देखेंगे तो 1919 में प्रोविंसेस में रखा गया था डायरकी, और 1935 में खत्म कर दिया गया था केंद्र में, सेंटर यहाँ स्टेट में और केंद्र में लगा दिया गया था। तो याद रखेंगे। तो इसका जो पहला है तो सही है। दूसरा है केंद्र के साथ राज्य में द्वैध शासन लगाया गया था, ये गलत है। बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा क्योंकि हमें गलत निकालना है। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्ता, बिल्कुल था, स्वायत्ता दी गई थी। और लास्ट है एक अखिल भारतीय संघ, हाँ, एक फेडरेशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, फॉर्मेशन की बात की गई थी, लेकिन हुआ था क्या कि प्रिंसिपली स्टेट्स में इंटरेस्ट नहीं लिए थे, इसीलिए ये नहीं बन पाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह है कि जमींदारी एसोसिएशन के बारे में है। तो आइए देखते हैं हम लोग जमींदारी एसोसिएशन के बारे में। कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में की गई थी, कहीं कहीं 1838 भी लिखा हुआ रहेगा, और इसी को लैंड हेडल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। आगे है कि जमींदारी एसोसिएशन का विलय हो गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। बिल्कुल सही है, 1851 में ये जाकर के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में मर्ज कर गया था। अगला है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पे सावधान रहना है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडियन होगा ना, राइट, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन अगर होता तब तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर था। लेकिन यहाँ है कि ब्रिटिश इंडियन है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, तब इसका हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव इसका हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने जो स्थापना किया था वो था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, लंदन में स्थापना किया था। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट इंडियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या किया गया था,
महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया गया था उस पर और हटाया गया था। तो देखिए ये वारेन हेस्टिंग है ना। वारेन हेस्टिंग क्या था कहा, वारेन हेस्टिंग की माँ जब ये बच्चा वारेन हेस्टिंग जब बच्चे थे तो इनकी माता जी का निधन हो गया था, काफी गरीबी में इनका लालन पालन हुआ था। इनके मित्र बहुत, कहा जाता है कि इनके मित्र कुछ प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, कुछ ऐसे पोएट्स थे वहाँ। तो इस तरीके से इनका जो फ्रेंड सर्कल था वो बड़ा बेटर था। और फिर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें ये नौकरी करने लगे। नौकरी करने आए तो फिर अपना इनका टैलेंट के बल पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। ये उर्दू और फारसी की पढ़ाई की थी भारत में। इसके अलावा एक नवाब से इनका टर्म अच्छा रहता था, हालांकि इनको नवाब ने गिरफ्तार भी एक बार किया था। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ ऐसा रिलेशन होने की वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने इनको काफी पुश किया और आगे किया। और फिर इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया, पहले बंगाल का और फिर भारत का भी पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इसे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया, तो इसी का बनाया गया। आपको पता है कि 1773 के एक्ट जो आया था उस एक्ट के आधार पर इसे बना दिया गया और 85 तक की इस पोस्ट को एंजॉय करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये एक्ट बना, जब ये आया था यहाँ पे गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था, तो ब्रिटिश ने भी एक्ट के माध्यम से क्या किया कि ये जो गवर्नर जनरल होगा उसके लिए काउंसिल मेंबर डाला था। बोलते ये काउंसिल बनेगा जिसमें मेंबर होंगे, और ये मेंबर जो होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से वहां से भेजे जाते थे। और ये कौन है, गवर्नर जनरल कौन है भाई, तो ये कंपनी का है। तो इस दोनों में टकराव होता था और बात ये था कि इनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, और इनकी मेजोरिटी होगी तभी कोई भी जो प्रस्ताव होगा वो पास हो पाएगा। इसीलिए वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है कि ठीक से वो काम नहीं कर पाता था, और काफी कंट्रोवर्शियल रहा है वारेन हेस्टिंग का। महाराजा नंद कुमार को फांसी की सजा इसने दिलवाया था और कहा था कि इसने निंदा किया है इस मामले में। तो इस तरीके से इसके बारे में हो गया। कर्नवालिस के बारे में हम जानते हैं कि जब कर्नवालिस अमेरिका में काफी फेल हो गया था, और अमेरिका में जब आंदोलन हो रहा था ब्रिटिश के विरुद्ध आजादी के लिए, तो एक ब्रिटिश के ऑफिसर के रूप में यह भी वहां गए थे और काफी शर्मनाक हार कर वहां से आए थे। तो भारत में जब इनको भेजा जाने लगा तो इन्होंने शर्त रखा कि भाई भारत में तभी आएंगे जो वारेन हेस्टिंग के साथ हुआ वो मेरे साथ न होगा, क्योंकि जो काम करने वाले जो मेंबर्स लोग हैं ना यहाँ, इनके सलाह से या इनके ही रिकमेंडेशन से काम हम नहीं करेंगे, तो हमें ऑटोनॉमी दीजिए। तो इसको ऑटोनॉमी देने के लिए एक्ट लाया गया 1886 में, एक्ट लाया गया। और फिर सॉरी 1786 में एक्ट लाया गया। और उस एक्ट के बाद दे दिया गया ऑटोनॉमी कि अपने मर्जी से भी आप काम कर सकते हैं। और तब आकर के भारत में गवर्नर जनरल बनता है। कॉर्नवालिस के बारे में हम जानते ही हैं कि यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। इसके इसके बाद हम आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे इसके रिफॉर्म है। अब पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम बाकी जानेंगे। बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है उसे हम लोग डिस्कशन करते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हुजूर साहिब गुरुद्वारा किस स्थान पर है, तो राइट। तो देखिए ये जो अकाल तख्त है ना, ये पांच है, पांचों के बारे में हम जानकारी नीचे ले लेते हैं, राइट। तो ये जो हुजूर साहब है, जान लीजिए हुजूर साहब, इसका आंसर तो हो जाएगा सी, नामदेव होगा। अब बाकी सबका है, देखिए, है ना। एक जो अकाल तख्त है, अकाल तख्त अमृतसर में है। ये है केसगढ़ साहिब जो है वो आनंदपुर में है। पटना साहिब जो है पटना में है, और हुजूर साहिब जो है नांदेड़ में है, और दमदमा साहिब है जो तलवंडी में है। तो पांच जो पवित्र स्थल हैं सिखिज्म के, वो पांचों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफी फ्रूटफुल होगा। अगला आते हैं कि किसने कहा था कि कृष्णा से अटक तक मराठा झंडा फहराएगा। तो इसे कहा था कि अटक पाकिस्तान में है, और कृष्णा तो भारत में जानते ही हैं। कहीं कहीं कटक से अटक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बाजीराव फर्स्ट आप जानते हैं, बाजीराव फर्स्ट था। ये काफी एक्सपेंशन किया था मराठों का। ये 40 लड़ाई लड़े थे इन्होंने, और 40 के 40 लड़ाई में जीत दर्ज हासिल किए थे, राइट। अब देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के लागू होने के बाद भारत में निम्नलिखित में से किसके साथ किस राज्य का संबंध मूल विलय पत्र द्वारा शासित होता रहा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा किसके द्वारा
तो इसमें देखिए कि सिर्फ ये जो है कश्मीर का हुआ था, राइट, सिर्फ कश्मीर का हुआ था। इसे तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला लिया गया था और ये भी मिल गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ ए होगा। तो इस तरीके से हमारा 10 का 10 क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया और इससे संबंधित जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट लगे उसे भी कर दिया गया। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, इस क्वेश्चन में और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।